संगीत प्रेमी, आयोजक, रंगकर्मी, लेखक, संचालक, साथ ही एडरक एजेंसी के सीईओ। जी नहीं, हम किसी एआई असिस्टेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री संजय पटेल की, जो कि आज हमारे साथ हैं और आज हम इनसे बातचीत करेंगे, इनके जीवन के बारे में और इनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में थोड़ा और जानेंगे। तो हमारे दर्शकों का पहला सवाल है संजय सर कि इस रोमांचक सफर की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्ते कहता हूं और शुरुआत ये है कि मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से आया हूं तो मेरे फादर जाने माने टैक्स कंसल्टेंट रहे। ही वांटेड मी टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन मेरी अभिरुचि लिखने पढ़ने में, बोलने में, नाटकों में, संगीत में थी, क्योंकि वैसा वातावरण भी था हमारे घर में। तो एक्स्ट्रा करिकुलम पर ज़रा ज़्यादा ध्यान था, तो मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता था। तो 1983 में मैंने अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी एडराग एडवर्टाइजिंग को शुरू किया और धीरे धीरे उसमें अपनी एक जगह बनाना शुरू की। लेकिन बाकी जो जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया वो सब काम भी होते रहे और उसमें भी एक प्रोफेशनल एंकर के रूप में, एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट के रूप में, ख़ास करके कल्चरल इवेंट्स के को कवर करते हुए मुझे खासा समय हो गया। तकरीबन 40 बरस पुरानी यात्रा हो गई है। सर 1983 आपने कहा, आपने अपनी एड एजेंसी जो है उसको स्टार्ट किया। सर आपको किन मेन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? आपको क्या लगा कि इन चुनौतियों को अगर कोई और इंसान है जो अगर एड एजेंसी या किसी इसी फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो कौन कौन सी मेन चुनौतियां हैं, मुख्य चुनौतियां हैं? मुख्य चुनौती थी कि मेरे क्रिएटिवली सोच सकता था, लिख सकता था, कंटेंट लिख सकता था, क्रिएटिवली विजुलाइज कर सकता था कि इस ऐड को ऐसे कहना है तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन क्रिएट नहीं कर सकता था। उसका जो मैकेनिकल एस्पेक्ट है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, दैट वाज नॉट देयर। तो मैं कभी उस तरफ था नहीं। लेकिन तब हम लोग आर्ट वर्क हाथ से बनाते थे, उसमें इलस्ट्रेशंस बनते थे, कटिंग पेस्टिंग करके हेडलाइन पेस्ट की जाती थी, बॉडी कॉपी लिखी जाती थी, लोगो लगाया जाता था, ऑर्गेनाइजेशन का नेम, वो सब लगाया जाता था। तो हाथ वो वाले समय से हम शुरू हुए जब आर्ट वर्क हाथ से बनते थे। समय चेंज हुआ 2000 आते आते तो कंप्यूटर्स आ गए, एप्पल आ गया, IBM के जो कंप्यूटर्स थे वो थे। तो फिर हमने शुरू किया। बट आई वाज वेरी फॉर्चुनेट टू हैव अ वेरी क्रिएटिव टीम अलोंग, और उनके सहयोग से जैसा मैं सोचता था, जो मैं लिखता था, उसको हम क्रिएट कर सके और उससे अपनी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बनी। तो दूसरों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो बदला हुआ समय है उनके लिए कहना चाहूँगा कि अगर एड एजेंसी बनाना चाहते हैं तो कंटेंट भी आपका पावरफुल होना चाहिए, क्रिएटिव साइड भी अच्छी होना चाहिए, और मार्केटिंग इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड। अच्छा, आप जिसके लिए काम कर रहे हैं उसको मार्केट भी कर सकें। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर आप अकेले हैं और उसमें सब कुछ कर सकते हैं, वन मैन आर्मी है तो कीजिए, और नहीं तो फिर टीम बना के कीजिए। ये आपने टीम की बात की, जी, साथियों की बात की, तो सर कोई ऐसा एक साथी था जो शुरुआत से अभी तक आपके साथ है या फिर समय के साथ लोग छूटते गए हाँ, की वजह ये भी से? हुआ। उसमें काफ़ी लोगों का आना जाना हुआ, समय के रफ्तार के हिसाब से चीज़ें बदली। कुछ अच्छे बहुत डेडिकेटेड एम्प्लॉयज़ मेरे साथ में रहे, कुछ हैं अभी भी बहुत लंबे समय तक। 1984 से मेरे साथ में हैं, एक सज्जन हैं, तो इतने वर्षों से उन्होंने मेरे साथ समय बिताया। तो नेचुरली अच्छी टीम होती है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, एक समझ डेवलप होती है, और वो रहा। और सर आपने हिंदी भाषा में मेनली एजेंसी को चलाया, तो सर उसमें क्या आपको डिफ़िकल्टीज़ आई? और दर्शक जानना चाहते हैं कि लैंग्वेज की शुद्धि कैसे करें? मैं जिस बैकग्राउंड से आया था, हिंदी माध्यम से मैंने अपनी पढ़ाई की थी। बाद में मैंने बीकॉम किया, एमकॉम किया और थोड़े दिन चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी परस्यू की, लेकिन मैं उधर जाना नहीं चाहता था तो मैं गया नहीं। लेकिन ज़बान का, भाषा का एक वातावरण हमारे घर में था। तो जब मैंने शुरुआत की तो मैंने यूएसपी लैंग्वेज को ही बनाया अपनी एजेंसी का, कि मैं बेहतर तरीके से हिंदी, जो मेरी मातृभाषा है, उससे अपने जो मेरे ब्रांड्स या मेरे प्रोडक्ट्स, जो सर्विसेज हैं, उनको मैं कैसे बेहतर लिख सकता हूँ, और वो काम अभी तक चल रहा है। एडवर्टाइजिंग जो प्रोफेशन है वो इंग्लिश डोमिनेटेड है, हाँ, रहा बहुत तब भी, ज़्यादा। जब हमने शुरू किया तब भी था। उसमें वर्चस्व था अंग्रेज़ी में सोचने का, अंग्रेज़ी में लिखने का और अंग्रेज़ी में बात को कहने का। मैंने अपनी एक जगह बना ली, तो वो यूएसपी बन गया। तो मेरे पास वैसे काम आने लगे एंड आई कुड सर्वाइव। मैं अपनी रोज़ी रोटी चला सका। हिंदी से कमाया, हिंदी बोलता हूँ और हिंदी से ही पहचान मिली। आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे हुई सर? ये सब सिर्फ घर का माहौल था, आपके पिताजी की वजह से, घर के माहौल की वजह से, या फिर आपने और कोई प्रयत्न किए आपकी हिंदी अच्छी करने के? निश्चित रूप से वातावरण होता है। अगर जैसे मैं इन दिनों बात करूं कि
हमारे घर में तीसरी जनरेशन के जो बच्चे हैं अब ग्रूम होंगे, तो अगर मैं अच्छी भाषा बोलता हूँ तो उसका उनके अवचेतन पर असर पड़ता है। तो मेरे माता पिता भी, मेरी दिवंगत माँ जो है वो संस्कृत निष्ठ भाषा बोलती थी। हालांकि वो बहुत बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन भाषा उनकी बहुत संस्कृत की जानकार थी। पिताजी हिंदी के वरिष्ठ लेखक और कवि रहे, तो वातावरण था घर में, लेकिन ऐसे बैठकर उन्होंने नहीं सिखाया कि ऐसे लिखा जाता है, या छंद ये होता है, या इसकी ग्रामर, या इसका व्याकरण ये होता है। वो जो आत्मसात धीरे धीरे करता रहे। लेकिन जब एडवर्टाइजिंग में आया, जब क्रिएटिव राइटिंग में आया, अखबारों के लिए सांस्कृतिक विषयों पर लिखने लगा, तो एक बेचैनी तो थी अंदर, और पढ़ने का शौक़। मुझे लगता है कि अच्छा बोलना और अच्छे लिखने के लिए एक बेसिक क्वालिफिकेशन है अच्छा पढ़ना। मेरी अपनी स्वयं की एक लाइब्रेरी है जिन पर मैं भाषा की शुद्धि के लिए काम करता रहता हूँ, और ऐसे कुछ सीनियर प्रोफेशनल्स, कुछ मित्र, कुछ शुभचिंतक ज़िंदगी में रहे जिन्होंने इशारा किया कि ये शब्द यहाँ ठीक नहीं है, इसको यहाँ ठीक होना चाहिए। उनको कंसल्ट भी मैंने करता हूँ, किया भी और करता भी रहता हूँ। सो इट हैज़ हेल्प मी आउट, बहुत उससे मदद मिली। और सर, भाषा को सुधारने के लिए और किन लोगों को सुन सकते हैं अगर घर में वातावरण नहीं है, तो आज के युवा क्या बोलने की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं बोलने की दुनिया में हूं, एंकरिंग की दुनिया में हूं, तो जिन लोगों को मैंने सुना, जिन लीजेंड्स को, जैसे मैंने जसदेव सिंह जी को सुना, जो कि बहुत विख्यात कमेंटेटर थे हॉकी और क्रिकेट के, और आकाशवाणी के वो महानिदेशक बने, और ओलंपिक का जो किसी स्पोर्ट्स पर्सन को सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है, और वो किसी ब्रॉडकास्टर को मिला। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि भाषा के लिए किसी ब्रॉडकास्टर को सम्मानित किया गया। देवकीनंदन पांडे बहुत बड़े एक समाचार वाचक थे, उनको मैंने सुना। टीवी प्रेजेंटर तबस्सुम जी को मैंने सुना। वो तबस्सुम के मानी होते हैं मुस्कान, तो कैसे मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए इंटरव्यूज़ करती थी। अमीन सैनी साहब जो बहुत बड़े लीजेंड रहे। हरीश भिमानी जो महाभारत के समय के रूप में जाने जाते हैं। विष्णु शर्मा जी को मैंने सुना, उनसे बहुत सारी चीज़ें, बारीकियाँ समझ में आई। उर्दू के कुछ बहुत नामचीन लोगों को, आवाज़ों को मैंने सुना, ख़ास करके शायरी के इलाके से आते हुए। तो मुझे अपनी भाषा को ठीक करने में बहुत उससे मदद मिली। तो ये सीखना तो कभी ख़त्म होता नहीं, इतने बरस करने के बाद भी लगातार। आज भी मैं सोचता हूँ कि आज भी मैं एक तालिब-ए-इल्म यानी स्टूडेंट हूँ और सीख रहा हूँ। जी। और सर, आपके करियर में आपको क्या लगा, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था कि कब आपको जाके लगा कि अब सब जो चीज़ें हैं जिस तरह से चल रही थी वो एकदम पलटने वाली हैं और कुछ अच्छा होने वाला है अब आगे जाके? मैं बहुत महत्वाकांक्षी नहीं रहा। मुझे लगता है कि आज का दिन अगर बहुत अच्छा है, आज का दिन अच्छा बीत गया, तो बेशक कल का दिन भी अच्छा होगा। तो टर्निंग पॉइंट जैसा कुछ ऐसा होता नहीं। टर्निंग पॉइंट ये था कि मैं मतलब फैमिली कहीं और ले जाना चाहती थी, और मैं एडवर्टाइजिंग की तरफ आया। एडवर्टाइजिंग में आने से क्या हुआ कि प्रोफेशनली भी मुझे अपने प्रोफेशन के लिए भी लिखना पड़ना था। तो वहाँ भी मुझे भाषा की सतर्कता की ज़रूरत होती थी, बिकॉज क्लाइंट का पैसा लिखता है। अगर आपने गलत शब्द लिखा है तो उसे दिन ऐड छपेगा और उस पर गलत शब्द गया है, श्रद्धांजलि, ली में ली छोटी आएगी, दीर्घ नहीं आएगी, ह्रस्व आएगी। तो ये भाषा के प्रति चेतना आपके मन में आती है। तो उसका लिखने में भी मुझे फ़ायदा मिला, बोलने में भी फ़ायदा मिला। उस लहजे के साथ, उस प्रेशर के साथ, वहाँ अपने को पीछे लेकर या ज़ोर से या किस प्रवाह के साथ बोलना है, ये मुझे इससे बहुत सीखने को मिला। जी सर। और फैमिली से अलग आप जब चले, आपने एक नई राह चुनी, तो कठिनाइयाँ भी बहुत आई होंगी, कोई इसमें दो राह नहीं है। तो आपने उन कठिनाइयों का सामना कैसे किया? आपने खुद को मोटिवेट कैसे रखा ऑल द टाइम? या फिर मेरे करियर में जब पिताजी बिल्कुल एकदम अगेंस्ट थे कि नहीं, तुमको मेरे साथ काम करना है, जैसे हिंदुस्तानी फिल्मों में होता है, और बहुत तनाव चलता है, उस सीन में माँ आ जाती है। हाँ। तो मेरी भी माँ एंटर हुई उस दिन, बहुत तनाव था। तो उन्होंने कहा कि मेरे फादर को कहा कि इसको इसके मन की कर लेने दीजिए, नहीं करेगा एक हाथ थोड़ा समय दीजिए, नहीं करेगा तो फिर कहेंगे आपके साथ काम कीजिए। आपकी एज क्या थी उस समय पर? मैं आई थिंक आई वॉज 25। नहीं, और कम उम्र में। आई स्टार्टेड इन 1983 में शुरू किया, तो मैं तकरीबन 22-23 साल का था। तो बीकॉम हो गया था मेरा। फादर इंसिस्ट कर रहे थे सीए करो। मदर फिर उस दिन तनाव बहुत बड़ा, मैं नहीं करना चाहता, बिल्कुल मन से नहीं। और अभी भी मैं अपने दर्शकों से कहूँगा कि हर इंसान को अपना करियर चुनने देना चाहिए, अपनी मर्जी का काम करने देना चाहिए। तो मदर सपोर्टेड मी अलॉट फाइनेंशियली ऑल्सो। तो मेरे फादर ने एक ट्रम्प कार्ड प्ले किया। उन्होंने कहा कि मैं पैसे वैसे देने वाला नहीं हूँ बिजनेस शुरू करने का। तो वो हिंदी फिल्मों में जैसे होता है,
मम्मी अंदर गई, वहाँ से 10,000 रुपये ला कर दिए मुझे। मैंने कहा कि इसको शुरू करने दीजिए, नहीं होगा तो फिर देखेंगे, आप करेंगे। लेकिन कुछ उनका आशीर्वाद, कुछ थोड़ी मेरी हिम्मत और ये जुनून की करना है तो मन का ही करना है, तो वो होता गया। और अभी तक तो कम से कम मैंने कर लिया अपना करियर, अपनी ज़िंदगी अच्छे से कर लिया। और उसमें मुझे मेरी जो एक्स्ट्रा करिकुलम है, खासकर संगीत, एंकरिंग, उसमें मुझे कुछ मदद मिली। क्योंकि अगर मैं नौकरी करता होता, कोई बड़ी इंडस्ट्री चलाता होता, तो शायद मैं उस आनंद में न होता जो मैं एडवर्टाइजिंग में रहा। जब मैंने शुरू किया था एडवर्टाइजिंग, तो सिनेरियो बहुत बहुत डिम था और उसमें कुछ ऐसे चैलेंजेस नहीं थे, क्रिएटिविटी का अभाव था। मैं करता गया धीरे धीरे। ये बात भी है कि मेरे समकालीन कुछ एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल्स कमाल के लोग थे, उनसे भी हमने उनके लिखे हुए को, उनके डिज़ाइंस को, उनके काम करने के तरीके से हमने बहुत सीखा। तो वो लोग मेरे लिए इंस्टीट्यूशंस रहे। मैंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग एडवर्टाइजिंग के लिए नहीं, लेकिन ये हो गया कि काम करते करते, कहते ना, करत करत अभ्यास ते जड़मती हो सुजान, होता गया। अपनी पहचान मिल गई, एक शिनाख्त बनी। फिर तो मैं एडवर्टाइजिंग पढ़ाने भी लग गया, तो एडवर्टाइजिंग में भाषा को मैंने पढ़ाया, तो ज़िंदगी कट गई कुल मिलाकर। आपने अभी एंकरिंग की बात की, तो आपने एंकरिंग के दौर में आप बहुत अच्छे बहुत बड़े इंसानों से मिले हैं। जैसे आप अभी आशा भोसले जी से कुछ समय पहले मिले थे, आप अमिताभ बच्चन से मिले हैं, और ऐसे बहुत सारे नाम हैं, जगजीत सिंह, मेहंदी हसन और पंकज उदास, जाकिर खान से आप बहुत बार मिल चुके हैं। आपकी मैंने बहुत फ़ोटोज़ देखी हैं। तो सर, आपको इन सभी लोगों से और भी बहुत लोगों से आपको क्या सीखने मिला? देखिए, सेलिब्रिटीज से जब मिलते हैं तो बहुत रिजर्वेशंस होते हैं, छोटी सी मुलाकात होती है। उर्दू में अगर कहूँ तो मुख्तसर सी मुलाकात होती है, और उस मुलाकात में नज़दीक जाने का मौका बहुत मिलता है, खुशी भी होती है, थोड़ा सा प्रेशर भी रहता है। एंकर के ऊपर ये भी होता है कि अगर एक सेलिब्रिटी को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ज़रा सा कुछ ऊंचा नीचा हुआ, या आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ गड़बड़ हुई, या आपके बोलने में कुछ ऐसा आ गया, तो पूरा शो, तो देयर इज़ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन योर माइंड। बट आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि एक तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल शुरू से, मुझे कभी ऐसी कुछ घबराहट, किसी काम, प्रेशर तो होता था कि अगर मैं कहूँ कि घबराहट नहीं तो ये शायद गलत होता। तो घबराहट तो नहीं, लेकिन उस काम को पैशन के साथ करना था, तो उसमें इस तरह का कोई प्रेशर नहीं रहा। प्रेशर वॉज नेवर देयर, घबराहट थोड़ी होती है। लेकिन इन सब लोगों को देखा मैंने, तो मुझे ये समझ में आया कि कुछ लंबा रास्ता एक पार करने के बाद, एक मंजिल तक पहुंचने के बाद, दो तीन चीज़ें हैं। एक बहुत बहुत ज़बरदस्त और बहुत ईमानदार कमिटमेंट की ज़रूरत होती है, अगर वो ना हो तो वो मंजिल नहीं मिलती है। दूसरी चीज़, आप एटीट्यूड के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। आपकी खुशमिजाजी, आपकी सरलता, तरलता, वो आपको बहुत मदद करती है। कई लोगों में देखा मैंने, आई डोंट वांट टू नेम देम, बहुत एक विचित्र तरह की एक ओढ़ी हुई टफनेस कुछ कलाकारों में, तो मैंने देखा कि वो ठीक है, वो एक टाइमिंग होता है। बट यदि यू रियली स्टिल वांट टू गो अहेड, तो यू हैव टू बी मॉडेस्ट। क्योंकि आज ही आपको ये शान और शौकत, ये सेलिब्रिटी स्टेटस, नाम, पैसा, शोहरत सब मिला है। किसी का एक शेर है, याद नहीं आ रहा है शायर का नाम, कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे वो टूट भी सकती है। तो इट्स ऑल देयर। आज हम भी काम कर रहे हैं, तो एटीट्यूड लेकर काम नहीं कर सकते। हाँ, क्वालिटी का काम करने के लिए आपको अपने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाने होते हैं। अगर आपको ऑर्गेनाइजर फॉलो नहीं कर रहा है, तो यू कैन रिफ्यूज़ कि नहीं, मैं ये इवेंट नहीं करूँगा, मुझे करना है तो इन वैल्यूज़ के साथ में करना है, लेकिन एटीट्यूड के साथ नहीं करना है। जी, आपको कुछ ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिले उन स्टार्स से जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, जो आपको लगा कि अगर मैं इस लाइन में आगे गया हूँ तो वो वर्थ इट था, मैंने यहाँ आकर अच्छा किया ऐसा? जानी मानी एक बहुत बड़ी गायिका हैं, किराना घराने की, शास्त्रीय संगीत की, डॉक्टर प्रभा अत्रे, जिनका निधन हो गया। तो जब उनका शो मैंने पहली बार एंकर किया, और वो जब मुंबई दूसरे दिन चली गई मुंबई, तो एक सरप्राइज़ हुआ, एक लिफाफा एक दिन मेरे पते पर मिला, तो डॉक्टर प्रभा अत्रे लिखा हुआ। खोला, देखा, मैंने कहा क्या मालूम आशीर्वाद कुछ होगा। तो उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा बोला था, परसों में इंदौर आई थी, आपने एंकर भी बहुत अच्छा किया। अब ये तो एक सामान्य बात होती, कोई भी लिख दे, लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि आप गाते भी हैं क्या? तो इतनी बड़ी गायिका आपसे जब ये पूछ रही है कि आप गाते, तो आपके बोलने में मुझे ऐसा लगा कि बड़ा म्यूजिकल था। सो दैट वाज वन कॉम्प्लीमेंट आई विल नेवर फॉरगेट। ऐसी भीमसेन जोशी जी का एक शो एंकर किया था,
और अगली बार जब किसी कार्यक्रम में उनसे मिलना हुआ, मैंने कहा नमस्कार पंडित जी, तो उन्होंने मेरा नाम संजय पटेल है, तो उन्होंने कहा हाँ मी ओळखलं तुम्हाला, मतलब मराठी में मुझे, आपने वो वहाँ उस दिन मैं आया था तो आपने एंकर किया था शो, मुझे वो बात अच्छी लगी। ऐसे ही मुझे शबाना आज़मी ने एक बार बहुत हैरत में डाला। मैंने एक इवेंट उनका 1992 में एंकर किया था, उसके बहुत बाद में वो इंदौर आई, तो मैं एक अखबार के लिए इंटरव्यू उनको करने गया। द मोमेंट आई एंटर्ड उनके होटल के रूम में मैं गया, तो जाते से मैंने उनका नमस्कार शबाना आपा कैसी हैं आप, इजाज़त हो तो बैठो। तो उन्होंने कहा मैं आपसे मिल चुकी हूँ। तो मैंने कहा कि वो तो बहुत साल हो गए मैंने आपका शो एंकर किया था, मैंने याद है, पर मैंने बात खत्म होने के बाद मैंने कहा आपने कैसे ये कहा? बोले वो मेरे पास में, कई लोगों के पास में अलग अलग तरह की मेमोरी। उन्होंने कहा कि मुझे एक ऑडियो मेमोरी मेरे दिमाग में है। तो इतनी बड़ी कलाकार, एक इंटरनेशनल फेम, कहा मेरे दिमाग में एक ध्वनि की स्मृति जैसे होती है। तो आपने जब नमस्ते कहा और अंदर, तो मुझे लगा ये आवाज़ मेरी सुनी हुई है। तो मुझे बहुत एक अच्छी चीज़ लगी। मैंने कहा कि आवाज़ भी दर्ज होती कहीं पे, उसका भी एक आर्काइव होता है। तो जो बात उनकी बहुत अच्छी लगी थी और मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट की तरह से लिया। सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और ये इंटरव्यू भी बहुत अच्छा रहा। आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बदलती दुनिया के अंदर चैलेंजेस बहुत हैं। मनुष्य को यदि आगे बढ़ना हो, जिस भी स्ट्रीम में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी लिमिटेशंस को जानें। और दूसरी बात ये कि किसी काम को अगर हाँ कहें तो बहुत कमिटमेंट के साथ कहें। आई हार्डली रिकॉल कि अगर मैंने कमिट कहीं कर दिया कि मैं आने वाला, वेदर इट इज़ कहीं सौजन्यवश ही जा रहा हूँ कि किसी ने बुला लिया कि हमारा कार्यक्रम है, साहित्यिक कार्यक्रम में हर जगह आपको प्रोफेशनल फ़ीस नहीं मिलती है, तो एफओसी भी करना पड़ता है। तो दैट डजंट मीन कि आप जा रहे हैं और आपको कुछ मिल नहीं रहा है, तो इसलिए आप ऐन मौके पर एक बहाना बना लें कि आज तबीयत ठीक नहीं है, आज मौसम ऐसा है, आज मेरे पास वाहन की व्यवस्था नहीं है। ये सब एक्सक्यूजेस से यात्रा पूरी। इफ़ यू कमिट यू मस्ट ट्राई टू फुलफिल इट। और मुझे लगता है कि जिस विधा में काम आप कर रहे हैं उस पर आसपास नज़र रखें। आपके समकालीन लोग कैसे बोलते हैं, वो कैसे पढ़ते हैं, उनका अंदाज़ क्या है। भाषा की मैंने बात कह दी कि उसके प्रति आपको एक जागरूकता मन में होना चाहिए। ये मौसम अच्छा है और हम यहाँ बैठे हैं और है, इसमें फ़र्क है। बहुत फ़र्क। तो जिस काम को कर रहे हैं उसके डूज एंड डोंट्स को जान लें, अन्यथा रास्ता मुश्किल होता है। एंड देन यू हैव रिग्रेट्स कि काश, या ये भी फ्रस्ट्रेशन कि उनको इतनी पहचान मिली, मुझे लोगों के बीच में पहचान क्यों नहीं मिली, या मेरा काम पहचाना क्यों नहीं गया। तो मैं यही कहना चाहूँगा, कमिटेड रहिए, जिस काम को करते हैं पूरे पैशन के साथ करिए, उसका कंटेम्प्रेरी सिनेरियो क्या है उस पर नज़र रखिए, और फिर जहाँ आपको आपकी मेहनत ले जाना चाहती है वो ले जाती है। भाग्य से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि आप एक काम को, मुझसे कई लोग पूछते हैं, नए लोग, कि आप ये सर प्रोग्राम करते हैं तो प्रोग्राम मिलते कैसे हैं? तो करते करते मिलने लगते हैं। ये नहीं हो सकता कि कहीं आप अपना बायोडाटा भेज दें, कहीं पर आपका प्रोफाइल भेज दें। आप करते रहिए। देन इफ समबडी आस्क कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, एक प्रोग्राम करना, तो आप बता सकते हैं कि आप क्या हैं क्या नहीं हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सुपात्र का पता लोगों को अपने आप पता पड़ता है। आप करते रहिए बस। तो इसी बात को कहकर मैं अपनी इस छोटी सी मुलाकात को मैं समाप्त करना चाहूँ। नमस्कार।